हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे लक्ष्य बोध के गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या होता है, जो कि रसायन विज्ञान का पहला अध्याय है। यह जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पुट आउट होते हैं और करीबन 5 से 6 नंबर देकर जाते हैं। यदि आप इस चैप्टर को समझ गए तो आपके हाथों में वे 5-6 नंबर। तो इस सेशन को एंड तक देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो अध्याय है इसका नाम क्या है? अध्याय 1, जो कि हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक रासायनिक समीकरण, यानी हमारा जो लेसन है इसका नाम ये है। और जो हमारी टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया, कार्बन ऑक्सीजन बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में क्रिया करते हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया की और एक नया पदार्थ बनाए जिसका नाम क्या है, नया पदार्थ जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि ये हमारे मूल पदार्थ है, यह जो है ये हमारे मूल पदार्थ हैं। और यह कौन सा है, नया पदार्थ है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ने परस्पर आपस में क्रिया किया और एक नया पदार्थ बनाया जिसे कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड नया पदार्थ बनाए, इसी अभिक्रिया को हम लोग, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारा उदाहरण में क्या है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ने क्रिया किया और एक नए पदार्थ जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका निर्माण किया, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में के दो घटक होते हैं। पहला जो घटक होता है उसका नाम होता है अभिकारक, जिसका नाम है रिएक्टेंट, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रिएक्टेंट। अब अभिकारक किसे कहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया लिया और इसमें जो पदार्थ भाग लिया, यहाँ पर जो पदार्थ भाग लिया यानी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कराने में जो जो जिस पदार्थ ने भाग लिया उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसे हम लोग क्या लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में
भाग लेने अभिकारक कहते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर एक नया उदाहरण लूंगा, जैसे कि कौन सा उदाहरण हो जाएगा, हमारा उदाहरण हो जाएगा जो कि मैग्नीशियम को यदि हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है यह मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, जो कि बेसिक पर आधारित होगा। उसमें धन आयन ऋण आयन कौन सा याद करना है, इन सब चीजों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब देखिए कि मैग्नीशियम यहाँ पर दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, एक है। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन नहीं, हम एक नहीं होंगे, हम दो होंगे। जब हमारा भाई दो है तो हम भी दो होंगे। यानी हमारे जब भाई ने दो लड़के पैदा किया तो हम भी दो लड़के को पैदा करेंगे। तो मैग्नीशियम लोगों ने क्या किया कि इस पर दो लगा दिया। फिर क्या किया कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन के तो दो लड़के पैदा हो गए, लेकिन इसका पड़ोसिया जो था मैग्नीशियम, ये कहा कि जब हमारा पड़ोसिया दो लड़का पैदा कर लिया तो हम किसी से कम नहीं। तो फिर कहा कि हम भी दो लड़के पैदा करेंगे, तो फिर यहाँ पर कर लिए। यानी ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि उत्पाद क्या होता है। थोड़ा मुझे जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, वैसे तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह से स्कूलों में पढ़ाया जाता है उस तरह से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उत्पाद क्या होता है, जैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ ना, यहाँ पर लिख लीजिए अभिकारक। यहाँ पर रस अभिक्रिया हुआ ना, और अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बना ना। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग थे, लेकिन जब इन्होंने क्रिया किया परस्पर और एक नए पदार्थ बनाए, दोनों एक में जुड़ गए और एक नए पदार्थ का निर्माण कर लिए, जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से दोनों से क्या है, भिन्न यानी अलग है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पर हो गया, यानी यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर उत्पाद, ये वाला रिएक्शन आप नीचे भी उतार लेंगे तो भी चल जाएगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। इन सब चीजों को आपको नोट करना होगा कि अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में क्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसकी शॉट ले लीजिएगा, फिर मैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। चलिए मैं अब आगे की ओर बढ़ता हूँ, और अब हम हमारी जो अगली टॉपिक है वो क्या होने वाली है। अब हमारी जो टॉपिक होने वाली है वो है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण।
संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रासायनिक समीकरण से परिचित करा देता हूँ कि रासायनिक समीकरण आखिर में क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि जो रासायनिक अभिक्रिया थी उसमें मैंने क्या किया कराया कि कार्बन, यानी उसमें मैंने हिंदी में लिख दिया कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी को मैं सूत्र के रूप में लिख दूंगा। कार्बन का प्रतीक सी होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक O2 होता है, बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा रासायनिक समीकरण हो जाएगा। यानी आप समझे कि कोई भी कथन जो कि हिंदी में लिखा हो और उसे हम लोग क्या करें कि सूत्र व प्रतीकों में व्यक्त कर दे, तो यही घटना, यही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ये क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है ना, यानी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र व प्रतीकों द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब आप लोग पूछेंगे कि क्यों आप कार्बन और मैग्नीशियम का ही बार बार उदाहरण क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यह बच्चों को समझ में आएगा, यह काफी आसान भी होगा समझने के लिए, वरना मैं इतना हार्ड हार्ड बता दूंगा कि फिर सर के ऊपर से जाना लगेगा। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग पकड़ लें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और प्रतीकों द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, यानी रासायनिक समीकरण तो हमने जान लिया कि अब संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि संतुलित किसे कहेंगे। जैसे कि संतुलित को आप लोग क्या कहते हैं कि संतुलन बना, संतुलित यानी बैलेंस बना कर रखो। मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखा कि कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है, कार्बन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 है, 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कार्बन की अणु की संख्या 1 है और कार्बन और ऑक्सीजन के अणु की संख्या 2 है। यानी ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, इसमें भी कार्बन 1 कार्बन 1, यानी यह बराबर हो गया। यानी हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी दोनों ओर जो बैलेंस है वो बराबर रहे, यानी दोनों का जो भार है, अणु भार, वह बराबर रहे, तो इसी रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और एक समीकरण होता है जिसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
इक्वल क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन दो, यानी यहाँ पर इनका जो अणुभार या फिर परमाणु द्रव्यमान यह बराबर नहीं है, तो इस समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यानी ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसा रासायनिक समीकरण जिनमें जैसे कि उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं ले लूं BaCl2 प्लस H2SO4। मैं आपको नाम बता दे रहा हूं इनका। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर बेरियम के ऊपर 2 चार्ज था जबकि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज था। तो इस तरह से आता है, देखिए Ba के +2 चार्ज, Cl के ऊपर -1 चार्ज, यानी तिरिया गुणा होता है। यहाँ पर ये इसका जो ऋण आयन या फिर धन आयन है इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, और इसका जो है, इसका जो है इसके ऊपर आ जाएगा। यानी Ba एक का कोई मतलब नहीं है, यानी Cl2 यहाँ पर बन गया। इसी तरह से बनता है। तो मैं इसके लिए एक अलग से सेशन लेकर आऊंगा जिनमें मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा कि किस तरह से समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2BSO4 BSO4 हो जाएगा। अब ये BSO4 हुआ कैसे कि प्लस और माइनस एक साथ जुड़ते हैं, जबकि प्लस माइनस एक साथ जुड़ते हैं। प्लस प्लस नहीं जुड़ सकते, माइनस माइनस नहीं जुड़ सकते। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। Ba के प्लस प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, SO4 के साथ क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और H2 के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो है इसके साथ क्रिया किया, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। यानी अब देखेंगे कि क्या समीकरण हमारा संतुलित है। यहाँ पर इसका नाम है बेरियम सल्फेट, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए Ba एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, फिर यहाँ पर SO4 एक बार है, यहाँ पर SO4 एक बार है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर एक बार है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार है, क्लोरीन यहाँ पर एक बार है, क्लोरीन यहाँ पर 2 बार है। यानी यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे तो 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये हमारा जो समीकरण है वह कैसा हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। यानी ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के कुल परमाणु उत्पाद के कुल द्रव्यमान या फिर परमाणु के बराबर होते हैं, उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम का फॉलो करता है, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो करता है। यानी यह जो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का फॉलो करता है, जिससे लेवोसिए ने दिया था। कौन?
लेवोसिए लेवोसिए ने दिया था, इस नियम को दिया था। और यह जो संतुलित रासायनिक समीकरण का जो नियम है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम को फॉलो करता है। बस यहाँ से इतनी चीजें बनेंगी, आप 1 मिनट में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके लिए अगले टॉपिक को लेकर आता हूँ। अब हम लोग अगले टॉपिक को शुरू करते हैं, और अगली जो टॉपिक है वो हमारी टॉपिक है अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। पहला जो है वो हमारा संयोजन कहें, या फिर योग कहें, या फिर योगात्मक कहें, या फिर संकलन कहें। संकलन अभिक्रिया सब एक ही चीज का नाम है, सब के सब एक ही है, यानी सब का नाम एक ही है। योगात्मक, संयोजन, योग, संकलन, सभी अभिक्रियाएं एक ही अभिक्रिया का नाम है, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग कहेंगे कि इसे क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर किसका उदाहरण लूं इस बार, चलिए मैं ले लेता हूँ मैग्नीशियम का ही लूंगा, क्योंकि वह जो काफी ज्यादा, जैसे कि आपको समझ में भी आएगा, वरना मैं आपको और भी उदाहरण बता सकता हूँ। चलिए इस बार अलग ले लीजिए। जैसे कि पहले उदाहरण आपको समझा दे रहा हूँ, इसके बाद लिखने में मजा आता है, जब समझ में आ जाता है तब मजा आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया यहाँ पर मैंने लिया नाइट्रोजन और ऑक्साइड Na2, यहाँ पर हो गया। अब संकलन अभिक्रिया या फिर योगात्मक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्या होता है कि दो या दो से अभिकारक, मैंने आपको बता दिया कि इन्हें अभिकारक कहा जाता है, और जो बना पदार्थ होता है उससे उत्पाद करते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर आपस में क्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे, यानी खाली एक का बनाई और एक को ना बनाए, खाली एक का बनाई। यानी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा चीजें बता दे रहा हूँ। सूत्र A+B = AB हुआ। यानी इस चीज को आप देखकर समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक या योग या फिर संकलन अभिक्रिया करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ
उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सोडियम और ये ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बना है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड आखिर कैसे बना, तो मैं आपको बता दूं कि यानी कि प्लस के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है। तिरिया गुणा होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यानी कि ऊपर +1 चार्ज और O2 के ऊपर -2 चार्ज। अब ये तिरछा गुणा हुआ तो क्या हुआ, यानी 2 यहाँ पर बन गया। तो इसी तरह से बनता है कि जब, मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर अभिकारक परस्पर आपस में क्रिया करेंगे और केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगली जो टॉपिक है वो हमारी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। या अपघटन अभिक्रिया, यहाँ पर भी इसका सूत्र हो जाएगा कि यानी जब एक अभिकारी पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव, यानी कोई भी बाहरी प्रभाव जैसे ताप, दाब इत्यादि आदि भी कोई हो, उनकी उपस्थिति में क्या हो कि टूटकर अलग अलग हो जाए। जैसे मैं आपको शादी वाली वीडियो बता देता हूँ कि यहाँ पर एक पत्नी थी जिसका क्या नाम था। अब यहाँ पर मैं और दिमाग लगाऊंगा, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, आप लोग केवल समझिए, बस देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर संयोजन में एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि एक लड़का है, ये सब काम नहीं चलेगा। अब मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा। देखिए, संयोजन अभिक्रिया के लिए मैं पहले बता रहा हूँ कि एक क्या है, एक है हमारा, आप लोग समझे गए, और एक है यहाँ पर मैं हूँ। मैं दूसरे का नाम क्यों लूँ, आखिर नहीं तो कोई होगा तो कहेगा कि मेरा ही नाम मिले था उसे। ये तो आप लोग समझे गए कि कौन है, बाल बाल देख के समझे गए। और ये हूँ मैं। अब क्या हुआ कि हम दोनों अलग अलग थे, दोनों में 100 गज की दूरी बनी हुई थी। फिर क्या हुआ कि हम दोनों एक हो गए। हम दोनों क्या हुए, एक हो गए। हम दोनों एक हो गए। हम दोनों पहले अलग अलग थे, शादी के पहले अलग अलग थे, लेकिन जब शादी भई तो हम लोग एक हो गए। तो इसी को कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि दो अलग अलग थे, लेकिन जब शादी हुई तो एक ही हो गए, तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब वियोजन में क्या हो जाएगा कि दोनों एक ही थे, शादी तो हो गई, काफी दिन भी व्यतीत हो गए, दोनों की काफी अच्छी से जिंदगी चल रही थी झिंगा लाला करके। फिर क्या हुआ कि इसी में कोई आ गया बाहरी प्रभाव। बाहरी प्रभाव इसमें कौन होंगे, जो पड़ोसी होंगे। यही में खोदे करेंगे कि हाय कौन दूसरे से बतियाता है, हाय सही नहीं है। यानी यहाँ पर पड़ोसी जो होंगे, पड़ोसी जो होंगे यह किसकी भांति कार्य करेंगे, बाहरी प्रभाव के कारण, बाहरी प्रभाव की भांति कार्य करेंगे। यानी उत्प्रेरक की भांति कार्य करेंगे, उसको बार बार उत्प्रेरक करेंगे कि तुम इससे हटकर दूसरे से शादी कर लो, देखो आओ कितनी अच्छा है, उसके पास कितना पैसा है। यानी ये बाहरी प्रभाव की तरह कौन कार्य करेगा, पड़ोसी। उसी तरह से इस रासायनिक अभिक्रिया में जो बाहरी प्रभाव, जो पड़ोसी की जगह कौन कार्य करेगा, ताप, दाब इत्यादि चीजें कार्य करेंगे। फिर क्या हुआ कि इनमें इन लोगों ने खूब ज्यादा धुआं किया। फिर क्या हुआ कि इन दोनों अलग हो गए। फिर कहेंगे भाई तुम अलग रास्ते, हम अलग रास्ते, तुम चलो हम चले अलग अलग रास्ते। फिर ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। तो इसे कहा जाएगा वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर हो गया कि संयोजन में दोनों अलग थे, एक में मिल गए तो क्या हुआ, संयोजन हो गया। लेकिन वियोजन में दोनों दोनों एक में थे, बाहरी प्रभाव पड़ोसी ने आकर चढ़ा दिया, दोनों अलग हो गए तलाक करके। फिर क्या हुआ कि इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे या फिर अपघटन। यानी जब दो या जब एक, अरे यार मेरे को भूख लगी है, जब एक अभिकारी
जब एक अभिकारक पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो नए उत्पाद निर्माण तो उससे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एक अभिकारी पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अलग नए उत्पाद का निर्माण करता है तो उससे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने लिया क्या, CaCO3। अब मैंने दिया बाहरी प्रभाव की जगह उष्मा, फिर क्या हुआ कि इसमें से Ca अलग हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। यानी ये दोनों अलग अलग होकर दो नए उत्पाद का निर्माण कर लिए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम यहाँ पर आपको फ्री में सभी क्लासेस कराए जाएंगे, चिंता मत करिए। हर एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल खामोश रहिए बस। वियोजन या अपघटन यानी जब एक अभिकारी पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो नए उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया हो गया। फिर ये तीन प्रकार की होती है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। एक होता है हमारा प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन यानी ऐसी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण से होती है उन्हें प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे कि AgCl, ये पूछा तो नहीं जाता है वरना अब थोड़ा मोड़ा आप लिख लीजिए, कहीं पूछ ही दिया रिएक्शन तो Ag प्लस Cl2 क्या हो गया, यहाँ पर दो हो गया। अब दूसरा हमारा उष्मीय अपघटन। ऐसी अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के अवशोषण से होती है उन्हें उष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे कि CaCO3 इज इक्वल उष्मा, फिर क्या हो जाएगा CaO प्लस CO2, आपने इसका नाम ही जान ही लिया। फिर हमारा विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन जैसे कि H2O, यहाँ पर हमने विद्युत को प्रवाहित किया, क्या हुआ H2 प्लस O2, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ पर तीन प्रकार की ये अभिक्रियाएं होती हैं। एक है हमारे पास प्रकाश अपघटन जो कि प्रकाश के अवशोषण से होती है, रिएक्शन 2AgCl इज इक्वल टू Ag प्लस Cl2। फिर उष्मीय अपघटन, ऐसी अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं जो उष्मा के अवशोषण से होती हैं उन्हें उष्मीय अपघटन CaCO3 इज इक्वल उष्मा की उपस्थिति में CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत अपघटन यानी ऐसी अपघटन अभिक्रियाएं जो विद्युत के अवशोषण से होती हैं उन्हें विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे 2H2O इज इक्वल विद्युत की उपस्थिति में H2 प्लस O2, ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ कि इसमें आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं अगली और बढ़ता हूँ अगले टॉपिक की ओर।
बाकी ये वाला जो निब्बा निब्बी वाले हैं ये तो मैं रखूंगा ही, ये रहने दूंगा, क्योंकि इसी पे तो मजा आएगा। इसी में जो नहीं पढ़ने वाले रहेंगे ना उन लोगों को समझ में आ जाएगा। जो पढ़ने वाले रहेंगे तो उनका तो मजे ही मजे है, जो नहीं पढ़ने वाले रहेंगे उनका भी मजा आ जाएगा। अब हमारी जो अगली टॉपिक होने वाली है जिसका नाम है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये फिजिक्स वाला विस्थापन नहीं है, ये कौन और विस्थापन है। बता रहे हैं कौन सा विस्थापन है। हाई जो है निब्बा निब्बी थे, अरे वही समझ गए ना, बस समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। हो गया। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ, वो चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि हमारा चार्ट है। यहाँ पर मैं आपको एक सक्रियता श्रेणी, कहाँ पर बताऊं, सक्रियता सक्रियता श्रेणी का मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूँ, यह नोट कर लीजिएगा। यह क्या है कि जो जितने भी सक्रिय या फिर अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील, मध्य क्रियाशील धातुओं का एक चार्ट है। जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, एच, सीयू, एचजी, एजी, एयू, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आप याद कर लिए तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान बन जाएगी कक्षा 10 की, क्योंकि जो अधिकांश रिएक्शन है वह इसी पर आधारित है। जितने भी आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे विस्थापन अभिक्रिया के, या फिर आगे भी चलकर आपको देखने को मिलेंगे, जो हमारा चौथा लेसन होगा, या फिर सभी चीजों में यह जो टॉपिक है समझ लीजिए ये आधार है सभी लेसन का। यदि आप इसे नहीं सीखे तो आपको जल्दी समझ में ही नहीं आएगा। बहुत खतरनाक टॉपिक है ये बाबू, समझ लिए तो समझ लो बेड़ा पार केमिस्ट्री में। क्या हुआ कि ये जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब अधिक क्रियाशील तत्व, जबकि सीयू के नीचे ये सब कम क्रियाशील तत्व, यानी यहाँ से बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है, घटता हुआ क्रम जा रहा है, यानी ये ऊपर है ये नीचे है, ये दोनों है। यदि मैं इन्हें लंबी सीढ़ी में लगाता कतार में तो ये सीयू के नीचे एच जी, ए जी, ए यू आ जाती, यानी ये सब अधिक क्रियाशील तत्व जबकि ये सब कम क्रियाशील तत्व है। तो हमें इस तरह से लिखना है। देखिए ये दोनों हाई दोनों थे, हाई दोनों जनक सदिया हुई थी, याद है ना, आए दोनों थे, इन दोनों की सदिया हुई थी। नहीं तो ये अलग हम बता रहे हैं, ये दो दो रिएक्शन बता रहे हैं। इसमें एक तो महारानी जी है, समझ जाइए। ये एक लोग है जो आप नहीं जानेंगे, समझ गए होंगे। ये लोग एक है और एक हाई है, जिनके सर पे बरवा नहीं है, यानी बिल्कुल का है टकला गंजा, टकला गंजा, ये पूरा टकला गंजा है, जबकि ये महारानी जी हैं एकदम पूरा खतरनाक। फिर क्या हुआ कि एक ऐसा लड़का आया जो कि एकदम पूरा शाहरुख खान की तरह था, दिखने में पूरा शाहरुख खान की तरह, शाहरुख खान, सलमान खान सब फेल थे उसके आगे। इसके पास बराव था, इसके पास बराव नहीं था। अब ये क्या हुई कि ये एक दिन फंक्शन में से जाना था, यानी कहीं शादी उदी में जाना था, तो ये टकलावा के साथ ही जा रही थी, तो इसे बहुत शर्म महसूस हुआ कि जा लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास टकलावा है। फिर इसे मिल गया ये शाहरुख खान वाला लौंडा, जो कि शाहरुख खान की तरह एकदम पूरा बाल और पूरा एकदम झाड़ के रखा था। फिर क्या हुआ कि ये कही कि टकलावा जो हमें तो जरूरत ना, फिर ये क्या हुई इसके साथ भाग गई।
इसका हो गया ब्रेकअप, जिसे क्या बोला जाता है, हार्ट ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन, इसका हो गया हार्ट ब्रोकन, समझ रहे हो, यानी इसका दिल जो गया वो टूट गया। फिर ये भाग गई इसके साथ जिसके पास बाल था, यानी क्या, ये इसकी तुलना में अधिक हैंडसम था, अधिक हैंडसम था तथा अधिक पैसे वाला था, पैसे वाला और हैंडसम, हैंडसम था, जबकि ये टकला गंजा, इसके पास पैसा नहीं था। यानी यही सक्रियता श्रेणी भी यही बता रही है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वह कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व ये जो शाहरुख खान की तरह था ये था, जबकि जो कम क्रियाशील तत्व ये टकलावा था, जो कि एकदम पूरा गंजा उंजा था, जो कि दिखने में भी अच्छा नहीं था, तो ये अधिक क्रियाशील तत्व, यानी ये जो हैंडसम वाला बॉय था ये क्या किया कि इस कम हैंडसम वाले बॉय को विस्थापित कर दिया। तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब मैं उदाहरण लेने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिया है कैल्शियम, जो कि CuSO4 के साथ था, यानी ये कम क्रियाशील तत्व है। देखिए यहाँ पर कम नीचे है और जबकि Ca जो कि ऊपर है। अब ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये यहाँ पर ये हैंडसम बॉय की भांति कार्य कर रहा है, जबकि जो Cu है ये टकल गंजा की भांति कार्य कर रहा है। और ये SO4 है लड़कियां है, लड़कियां। फिर क्या होगा कि ये टकलावा है, ये हैंडसम बॉय है, ये लड़की इसके साथ चली जाएगी, यानी CaSO4 बना लेगी। और आज जो टकल गंजावा है कि भेज देंगे, ये रोने लगेगा, हा हा हा, ये कैल्शियम है। जबकि ये कॉपर सल्फेट है, ये कैल्शियम सल्फेट है। ये कॉपर है, यानी ये जो कॉपर है और ये है कैल्शियम सल्फेट है, जो कि हमने आपको रिएक्शन करके बता दिया, ये समीकरण संतुलित भी हो गया है। अब हम लोग चौथे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द्विविस्थापन या द्विअपघटन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिनमें क्या होगा देख लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके लिए मैं क्या लूंगा, यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूँ। देखिए कौन सा, एक तो है निब्बी निब्बा। अब मैं अलग अलग उदाहरण लूंगा, तुम लोग ना यार बड़ा खतरनाक हो। ये है पति पत्नी, और एक और पति पत्नी है, दोनों दिखने में हैंडसम है। अब क्या होगा, बहुत भयानक चीज होगा, देखिए क्या होता है। कहाँ लिखूं, आई मिटा दे रहा हूँ ना।
यानी क्या हुआ, अब देखिए हाई जो था, ये दोनों पड़ोसी थे, एक कॉलोनी में रहते थे, दोनों पड़ोसी थे। ये अलग घर में रहता था मियाँ बीबी, ये मियाँ बीबी अलग घर में रहती थी। क्या हुआ कि इसके जो पति का जो टाका था, इसकी पत्नी के साथ भिड़ गया, और इसके जो पति का टाका था इसके पत्नी के साथ भिड़ गया। यानी अपनी चीजें किसी को नहीं अच्छी लगती हैं, दूसरे की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। ये फिर क्या हुआ कि कहे कि भाई चलो, हमारे तुम्हारी पत्नी से हमें प्रेम है और हमारी पत्नी से तुम्हें प्रेम है, चलो शादी कर लिया जाए। तो फिर क्या हुआ कि ये दोनों क्या हुए, शादी कर लिए, अलग अलग बना लिए। यानी ये इसके साथ जुड़कर ये बना लिए, ये इसके साथ जुड़कर ये बना लिए। तो इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब दो या वह अभिक्रिया, जब अभिक्रिया, सही रहेगा, जब अभिक्रिया अभिकारक अपने आयनों कर लेते हैं तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, BaCl2 प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा, BaSO4 प्लस 2HSO4। यहाँ पर हो गया, रिएक्शन भी हमारा बैलेंस हो गया। बेरियम क्लोराइड मैंने आपका ऑलरेडी नाम बता चुका है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है कि जब अभिक्रिया में अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तुरंत अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूँ, बस ज्यादा नहीं है, खत्म होने वाला है। बस अब खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं, 1 घंटे क्लास चलेगी, लगभग 1.5 घंटे चला जाएगा। 1.5 घंटे में एक चैप्टर एकदम पूरा अच्छी तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं टॉपिक छोड़ भी नहीं रहा हूँ, लाइन से क्रम से पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि पैर दर्द कर रहा है, पहली बार इतनी लंबी क्लास ले रहा हूँ। बाकी मैंने तो कक्षा 10 से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, उस समय मेरा भी एग्जाम था, इसलिए मैंने ठीक से पढ़ा नहीं पाया। अब मैं आपको चलता हूँ आगे की ओर बढ़ाने, और आगे जो टॉपिक है वो हमारी कौन सी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर किसे कहते हैं, ऑक्सी से क्या आपको याद आएगा, थोड़ा सोचिए, ऑक्सी से याद आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं जिसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या फिर उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में अगर मैं बात करूं,
Mg MgO, यहाँ पर दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है अपचयन। अपचयन से आपको क्या याद आएगा? अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिनमें क्या हो कि ऑक्सीजन का योग ना हो बल्कि ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो, और इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होगा। और इसमें मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि जो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होगी उससे क्या कर, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपचयित पदार्थ कहेंगे तथा अपचायक पदार्थ कहेंगे। ये याद रखिएगा, उपचयित तथा अपचायक। लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। मैं आपको एक पेज दूंगा और इसमें माइंड मैप आपको बना के दे दूंगा, इसके बाद सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा आपका। उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का कमी तथा हाइड्रोजन का योग होता हो। यह है हमारा कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन कॉपर जल। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि कापर ऑक्साइड था, ये दो थे, यहाँ पर एक हो गए, यानी कमी हो रही है। यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन दो था, यहाँ पर इसके साथ जुड़ गए, यानी हाइड्रोजन की अधिकता, हाइड्रोजन की अधिकता हो रही है। यहाँ पर इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दो थे, यहाँ पर एक हो गए, यानी दो चीज है, पहले दो थी अब एक हो गई, यानी कमी हो रही है। पहले एक है अब दो हो गई, तो क्या हो गया? बढ़ोतरी हो रही है। उसी तरह से मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं, दो रिएक्शन और बची है, रिडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेडॉक्स या फिर इसी को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन, समझा रहा हूं अभी, रुक जाइए। साथ साथ संपन्न होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया।
रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। इसके उदाहरण को आप लोग यही लेंगे जो मैंने यहाँ पर बताया है, जो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके यही रेडॉक्स अभिक्रिया में भी हो जाएगा। यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है उसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता हो तथा हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिनमें दोनों होती हो उसे रेडॉक्स या फिर ऑक्सीकरण अपचयन या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर तक कॉपी यहाँ पर तक की जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गई है। बस ज्यादा नहीं, 3-4 टॉपिक और बचे। इसके बाद जो क्लास है ये एंड हो जाएगी, चैप्टर भी एंड हो जाएगा। फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आज तब तक इसके शॉट लीजिए और मैं अगला पढ़ा रहा हूँ। बस अब 3-4 टॉपिक बचे। इसके बाद थोड़ा रेस्ट करिएगा, लिखिएगा, नोट बनाइएगा, फिर उसी को याद कर लीजिएगा। फिर जाइएगा लाला, फिर क्लास होंगी, फिर उसे अटेम्प्ट करिएगा। एक भी क्लास को छोड़िए मत, बस इतना मैं कहूंगा आपसे। भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा यार। मैं जानता हूँ कि आपको थोड़ा जैसे कि नहीं अच्छा लगेगा यहाँ पर आना, ज्ञानोदय के गुरु जी के पास जाना अच्छा लगेगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को, बट थोड़ा मेरी ओर भी आ जाया करिए, ताकि मुझे भी ये दर्द ना हो ना कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत जो है व्यर्थ जा रही है। मैं आपको कभी अपनी स्टोरी के बारे में बताऊंगी, यानी मेरी स्टोरी क्या, मैं क्या हूँ, मैं कब से यूट्यूब पर कदम रखा, क्या क्या किया, सब चीजें आपको बताऊंगा। मैं आज पहला क्रिएटर नहीं हूँ, मैं करीबन 3-4 सालों से यूट्यूब पर काम करता हुआ चला आ रहा हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है। अब हमारे जो अभिक्रिया है उसे हम लोग कहते हैं क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया। यह जो टॉपिक है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं नोट में आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि BaSO4 एक अवक्षेप पदार्थ है। अवक्षेप पदार्थ है, अवक्षेप पदार्थ यानी ईटा, माटी, पत्थर, माटी नहीं पत्थर, ईटा, कंकड़ जो कभी घुलवाया नहीं करे, जो रासायनिक अभिक्रिया में घुलवाया नहीं करे या घुलनशील रहे, ठोस जमाव के रूप में रहे, यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें बना हुआ ठोस उसे ऐसी अभिक्रिया जिनमें बना हुआ उत्पाद क्या हो, ठोस तथा घुलनशील हो, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप पदार्थ कहते हैं। तथा उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिस रिएक्शन में भी आपको BaSO4 दिख जाए वह सॉलिड होगा। सॉलिड यानी यस से उसे व्यक्त करते हैं प्रतीक में,
सॉलिड यानी ठोस होगा। अब मैं आपको रिएक्शन बता दे रहा हूँ। यह जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है। अब रिएक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उदाहरण में है क्या। मैंने जो आपको बताया ना कि विस्थापन BaCl2 प्लस H2SO4, यही लिख दीजिए, काम खत्म। यानी BaSO4 आप रिएक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। HCl यहाँ पर देख रहे हैं, यह एक क्या है, अवक्षेप पदार्थ, अवक्षेप। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक डब्बा लिया और क्या किया कि इनमें मैं क्या किया कि BaCl2 था, इनमें BaCl2 था। फिर मैंने क्या किया कि इसमें H2SO4 को डाल दिया, यानी डाल दिया। फिर क्या हुआ कि ये रिएक्शन करके यहाँ पर कुछ पीला पीला रंग का, कुछ गाढ़ा चिपचिपा पीला रंग का क्या बनाएंगे, पीला रंग का चिपचिपा। बना जिसे BaSO4 कहेंगे, यानी यह एक पीला तथा चिपचिपा पदार्थ बना होगा जिसे BaSO4 कहेंगे। यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें बना हुआ उत्पाद जो होता है वह ठोस तथा अघुलनशील होता है, उसे अवक्षेप कहते हैं तथा यह उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। BaSO4 एक अवक्षेप पदार्थ है। BaCl2H2O4 इज इक्वल BaSO4 प्लस 2HCl। अब हमारी जो अगली रिएक्शन है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण मैं आपको बता रहा हूं कि नम वायु की उपस्थिति में किसी धातु की सतह पर, नम वायु की उपस्थिति में मान लीजिए कि कोई लोहा है, जो क्या है कि एक नम वातावरण में रखा हुआ है। नम वातावरण यानी थोड़ा आर्द्र हो, आर्द्र यानी नमी हो जिस वातावरण में, उसी को आर्द्र वातावरण कहते हैं, यानी नमी वातावरण में रखा हो। तो नम वायु की उपस्थिति में कि ये जो धातु होगी इसकी ऊपरी जो सतह होगी, इसी सतह का कुलसित हो जाने की जो प्रक्रिया होगी, कुलसित यानी नष्ट हो जाने की जो प्रक्रिया होगी, वही क्या कहलाएगी, संक्षारण कहलाएगी। यानी इस तरह से भी कह सकते हैं कि नम वायु की उपस्थिति में धातु की जो ऊपरी सतह का नष्ट हो जाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। संक्षारण कहते हैं। अब उदाहरण में क्या है, उदाहरण में नम वायु की उपस्थिति में धातु की सतह का नष्ट हो जाने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा कि लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का जमना, तांबे पर हरी परत का जमना, हरी परत का जमना। फिर क्या हो जाएगा कि अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे बचाव किस तरह से किया जा सकता है, सुरक्षा के उपाय। क्योंकि यह भी टॉपिक बनता है कि संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण तथा सुरक्षा के उपाय बताइए। तो यसद लेपन करके,
जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण ये क्या होता है? जैसे कि जो नष्ट होने वाली धातु होती है ना, उस पर क्या करते हैं कि एक विशेष एक अलग धातु की सतह को चढ़ा देते हैं। उसकी जो परत होती है उस धातु की सतह पर चढ़ा देते हैं जो धातु नष्ट होने वाली होती है। तो इसी को यशत लेपन या फिर गैल्वेनीकरण करते हैं। फिर क्या करते हैं? पॉलिश करके, पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, ये सब चीजें हैं जो कि 3 चीजें मैंने आपको बताया समय समय पर सफाई करना चाहिए। यानी जो धातु से बनी हुई चीजें होंगी उन्हें समय समय पर क्या करना चाहिए कि साफ करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इससे भी धातु को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। यानी यह सब लेपन गैल्वेनीकरण करके, फिर पॉलिश करके, पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर समय समय पर सफाई करना चाहिए। अब मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, फिर ये नोट कर लीजिए। फिर अगली रिएक्शन बढ़ते हैं। उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विकृत गंधिता तथा विकृत गंधिता से बचाव। ये 4-5 टॉपिक बचे हैं, इसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। अब हम लोग बताएंगे कि आपको विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत यानी अजीब, गंधिता यानी गंध आना। जब खाद्य पदार्थों से विशेष गंध आने लगे तो उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कोई खाद्य पदार्थ रखा हुआ है, खाने पीने की सामग्री, वह बासी हो जाती है तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है तथा उसका जो स्वाद होता है वो परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। यानी किसी खाद्य पदार्थ की जो ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। किसी बचाव के उपाय। क्या करना चाहिए कि इसे रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। यानी जो खाद्य पदार्थ है यदि आप उसे रेफ्रिजरेटर या फिर प्रशीतक में रखते हैं, प्रशीतक जिसे फ्रिज के नाम से जाना जाता है, इसमें यदि आप खाद्य पदार्थों को रखते हैं तो वह उसकी जो ऑक्सीकरण होने की जो संभावना होती है वो कम होती है। जबकि जो हमारे पैकेट वाले खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स होता है, आलू का होता है, उनमें क्या करेंगे कि उनमें एक नाइट्रोजन गैस भर के रखेंगे तो उससे भी उनको बचाया जा सकता है। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको क्या किया जाए कि वायुरोधी पात्रों में रखा जाए, और ऐसा पात्र जिनमें वायु प्रवेश न कर पाए उसे वायुरोधी पात्र कहते हैं, उनमें रखा जाए तथा खाद्य पदार्थों को सूर्य की प्रकाश की रोशनी से बचाकर रखा जाए। तो ये सभी प्रक्रिया है जिनके द्वारा क्या किया जा सकता है कि विकृत गंधिता से बचाव किया जा सकता है।
यानी सूर्य के प्रकाश से बचाव। बचाव करना चाहिए। वायु रोधी पात्रों में रखना चाहिए। ये सब प्रक्रिया है जिनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि भोज्य पदार्थों को बचा सकते हैं। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? क्षेपी यानी क्षेपना, क्षेपना उत्सर्जित करना, निकालना। ये सब चीजें हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्या हो कि उत्पाद तो बने ही बने, उसके साथ ही साथ क्या उसमें उष्मा भी उत्पन्न हो, यानी उसमें उष्मा भी उत्पन्न होगी तो उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उष्मा के जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्सर्जित होगी उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे कि जब कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा किलो कैलोरी, कैलोरी ऊर्जा उष्मा 45 किलो कैलोरी उष्मा निकलेगी। यानी इसे उत्पाद के साथ प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है, जबकि उष्मा शोषी जो होगी उसे उत्पाद के साथ माइनस चिन्ह में साथ लिखा जाता है, या फिर अभिकारक के साथ उत्पाद चिन्ह में प्लस चिन्ह में लिख सकते हैं। फिर क्या है उष्मा शोषी, ऐसी अभिक्रिया जिनमें उष्मा का अवशोषण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण के बारे में जान लें, जैसे N2 + O2 = NO।
2NO माइनस 94 किलो कैलोरी। यानी इस तरह से आपको लिखना है कि उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता से बचाव। हर एक टॉपिक मैंने आपको करा दिया। इस चैप्टर से जितनी भी टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाली थी, मैंने हर एक टॉपिक को आपको कॉन्सेप्ट उदाहरण सहित लिख लिख कर बताया है, समझाया भी है। एक भी टॉपिक को मैंने छोड़ा नहीं है, ताकि आपको कहीं से भी दिक्कत न हो। आप लोग बहुविकल्पी की चिंता मत करिए, मैं बहुविकल्पी इस अंदाज में लेकर आऊंगा कि उससे भार आपका नहीं आएगा, बस इतना समझ लीजिए। विकृत गंधिता, बचाव के उपयोग, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी अभिक्रिया, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, इसके बाद अभी मिल रहे हैं। अध्याय 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अध्याय 2 के बारे में शाम के टाइम बात करेंगे। 7:30 बजे मिलते हैं फिर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, काफी मजा आएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं 7:30 बजे, जुड़ना फिर मत भूलिएगा। धन्यवाद।